Delhi, during the time of Prithviraj Chauhan, was a prosperous place. During the first invasion from Muhammad Ghori, he was promptly defeated at the Battle of Tarain. He, however, returned to only defeat Prithviraj Chauhan and execute him for his mistake. His slave Qutbuddin Aibak went on to build the Qutub Minar from 27 Jain and Hindu temples. Understand the time from no other than Mr. Ravindra Kumar Bhisht, a Padam Shri, who gives a historical account of the time. सर, जो आज हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, पुरानी दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में। तो आप हमें थोड़ा सा इसका एक क्लियर पिक्चर दे सकते हैं कि पुरानी दिल्ली कैसे उस समय थी? एक तो दिल्ली का वो हिस्सा था जो इतिहास से पहले का, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, स्टोन एज जिसे कहते हैं। उसके यहाँ बहुत सारे हथियार मिलते हैं अरावली रेंज वगैरह में। और उसके बाद फिर महाभारत में के हिसाब से इंद्रप्रस्थ जो था वो यहाँ बसाया गया। लेकिन इंद्रप्रस्थ से पहले खांडवप्रस्थ था। खांडवप्रस्थ शायद वो तक्षक नाग वगैरह नागवंश के लोगों के अधिकार में था। उसको जला के और अर्जुन द्वारा जलाया गया और कृष्ण साहब थे। उसको खत्म करने के बाद इंद्रप्रस्थ बसाया गया। ये महाभारत की कहानी है। लेकिन खुदाई से इतने प्राचीन अवशेष नहीं मिले जो नॉर्मली जैसे हस्तिनापुर है और कई सारे स्थान हैं जिनको महाभारत काल से जोड़ते हैं। वह एक खास किस्म की एक मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिसे पेंटेड गेवेयर कहते हैं, जिसको मैं पहले भी जिक्र किया था अभी। वो यहाँ नहीं मिलते हैं। जो यहाँ मिलते हैं वो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड से ही मिलते हैं, यानी कि आप 500-600 कॉमन एरा से पहले की, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले वहाँ बस्ती हुई। लेकिन ये जरूर है कि पेंटेड गेवेयर की जो अवशेष हैं वो लाल किले के नीचे मौजूद हैं, सलीमगढ़ में खासतौर पे, और एक आध स्थान और हैं जो पुराने किले से दक्षिण में है। और उस कहानी में कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, लेकिन महाभारत को पढ़ने के बाद जो इंद्रप्रस्थ की कहानी आती है, मुझको लगता है वो इंद्रप्रस्थ वाला एपिसोड महाभारत में बाद में ऐड किया गया था। और जहाँ तक पांडवों को बसाने की बात है, एक्चुअली कौरव पांडव और उनकी लड़ाई महाभारत में मुझे यकीनी नहीं है जी। उनकी ऐतिहासिकता पे मुझे बहुत संदेह है। लेकिन ये सच है कि इंद्रप्रस्थ, इंद्रपद जिस गांव को कहते थे, जिसको इंद्रप्रस्थ से जो जोड़ते हैं, वो 2500 साल पहले बसा था आज से। और उसके बाद की संस्कृतियां फलती फूलती रही और उस टीले के चारों तरफ एक किला बनाया। कहते हैं हुमायूं ने वो किला शुरू किया था। हुमायूं ने किला बनाना शुरू किया था। इसमें शेरशाह सूरी से हार गया वो, फिर शेरशाह सूरी ने उसे मुकम्मल किया। और उसके बाद को बहुत ज़्यादा इतिहास का पता वहाँ का नहीं लगता है। फिर पता लगता है हमें पालम बावली इंस्क्रिप्शन, उससे पता लगता है कि यहाँ तोमरों का राज्य था और दिल्ली उनकी राजधानी थी। उस इंस्क्रिप्शन में संस्कृत का श्लोक है, देशोस्ति हरियाणाख्या पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभ दिल्ली काख्या पुरी तत्र तोमरे रस्ति निर्मिता। बोले हरियाणा नाम का एक ऐसा देश है जो स्वर्ग के समान है, और जहाँ तोमरों ने दिल्ली नाम का शहर बसाया था। और वैसे भी कहावत है, आपने सुना ही होगा कि इसको दिल्ली कहते थे। वो जो वहाँ पिलर इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है गुप्त काल का, उसके लिए कहते हैं किल्ली तो दिल्ली भई तोमर हुआ मतिमंद। पर तोमरों से संबंध तो बहुत रहा है और उनका किला भी वहाँ मिला है, जिसको बाद में बड़ा राय पिथौरा पृथ्वीराज के समय में और बड़ा किया गया था। वो स्वर्ग के समान है। और उनका किला भी वहाँ मिला है, जिसको बाद में बड़ा राय पिथौरा पृथ्वीराज के समय में
और बड़ा किया गया था वो राय पिथौरा के समय। जो पुराना जो वो घेराबंदी वाला है वो तोमरों का किला है, वहाँ पे उनका तालाब वगैरह थे, ये थे तालाब वगैरह उन्होंने काफ़ी बनाए। वो अनंतपुर का डैम, ये सूरज सब तोमरों के बनाए हुए हैं। तो ये मतलब काफ़ी समृद्ध वो था। और ये तोमरों का जिक्र आता है पेहवा के इंस्क्रिप्शन में। ये तोमर लोग गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे, उनके बिहार में हरियाणा में राज्य करते थे। तो ये तो प्राचीन इतिहास है। उसके बाद 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ जीत लिया, उसने अपना शहर बसाया। कुतुबुद्दीन फिर उस शहर बसते रहा, फिर खिलजियों ने सीरी बनाया, तुगलक आए, तुगलकाबाद बसाया, और फिरोज शाह तुगलक ने ये फिरोज शाह कोटला बसाया। फिर सैयद थे, लोधी थे, फिर मुगलों ने जीत लिया था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में। और लेकिन उनकी राजधानी तब आगरा में हुआ करती थी। दिल्ली लेकिन बिल्कुल गैर आबाद नहीं थी, बसती रही होगी। इसके दिन फेरे शाहजहाँ ने, जो शाहजहानाबाद बसाया, जिसे आज ओल्ड दिल्ली कहते हैं, सारा ओल्ड दिल्ली करेंगे, पूरा ही उधर शाहजहानाबाद तक करेंगे, जहाँ सारे गेट हैं, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, ये सारे कश्मीरी गेट, ये सारे पुरानी दिल्ली ये पूरा शहर था। और सिटाडेल किला, जो लाल किला जिसे कहते हैं, वो उनकी बस्ती थी। तो उसके बाद तो पता ही है आपको। तो अभी आपने बताया कि वो किसी टाइम पे दिल्ली के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का राज होता था। तो उस समय सर जब पृथ्वीराज चौहान का राज था, तो कहा जाता है कि बहुत सारे नहीं 27 टेम्पल कहा जाता है कि वो तोड़े गए थे। और उस समय एक जो लोकल मस्जिद थी उसका नाम कुवैत उल इस्लाम, और एज वेल एज जो कुतुब मीनार था उसी टाइम पे उसका निर्माण किया गया था। तो इनमें से बहुत सारे जैन मंदिर भी थे, कुछ वैष्णव मंदिर भी थे। इसके बारे में सर कुछ आप ऐसा उसी के समय बनाई हुई थी। उसकी जो संरक्षण के कार्य के समय, कंजर्वेशन के समय, उसके अंदर से पत्थर मिलते हैं, मंदिरों के पत्थर हैं। और उसके बगल में जो मस्जिद है, ये कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क कहते हैं। कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क यानी इस्लाम की ताकत के नाम से जो मॉस्क बनाई है, वो तो सारे टेम्पल रिमेन से बनाई हुई है। और उसका जो स्थापत्य है, आर्किटेक्चर जो है, वो इंडियन सिस्टम से है। वो पर्शियन और सार्सनिक स्टाइल नहीं है। वो आर्च जो है दिखता आर्च है, वो आर्च स्टाइल से नहीं है, उस स्टाइल से है जिसको हम अब इंडियन स्टाइल कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेबिएट सिस्टम कहते हैं। वेट एंड बैलेंस से बनता है। वो पत्थरों को तराश के उसको आर्च का फॉर्म दे दिया गया। वो सार्सनिक आर्च से लगते हैं जी। तो ये क्योंकि जब वो आए थे अपने साथ, तो वो तो लाए नहीं थे मजदूर वगैरह, वो चिन्हाई करने वाले, वो तो यहीं के लोगों से बनवाई थी। तो यहाँ के लोग वो आर्च और डोम वगैरह बनाने से फेमिलियर नहीं थे, तो उन्होंने अपनी स्टाइल से बनाया। उसको जो फॉर्म दिया गया वो थोड़ा लगता है इस्लामिक फॉर्म सा है। लेकिन उसमें जो आप जो पिलर देखेंगे अंदर, आप देखेंगे एक पिलर के ऊपर दूसरा पिलर चढ़ा के ऊंचा पिलर बना दिया गया। वो सारे पिलर मंदिरों के अवशेष है। उन सब में अभी भी आप देख सकते हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ, और वो मंदिर के मतलब स्थापत्य के जो अवशेष है वो सारे कुछ उसमें मिलते हैं। और एक का दो का छोटे मोटे इंस्क्रिप्शन भी मिल जाते हैं जो नागर कैरेक्टर्स में है। तो डेफिनेटली बहुत सारे टेम्पल रहे होंगे यहाँ जी। तो उसमें जैन भी होंगे और हिंदू के टेम्पल्स भी होंगे। जो मेहरावली नाम कहते हैं, मेहर एक दूसरा नाम था सूरी का, उस तरह सूरी टेम्पल भी रहा हो वहाँ। बिल्कुल। अभी जब हम बात करें 10th और 11th सेंचुरी के पास की, तो उस टाइम पे जो दिल्ली थी, इसका क्या एरिया था उस टाइम पे? मतलब दिल्ली का एरिया पृथ्वीराज चौहान का तो काफी बड़ा एरिया था। मतलब ये दिल्ली, ये तो हरियाणा वगैरह सब था ही। क्योंकि हांसी उनका एक महत्वपूर्ण किला था। बीसादेव का इंस्क्रिप्शन भी वहाँ से मिला है। पृथ्वीराज चौहान का संबंध भी हांसी किले से था। ये तो पूरा हरियाणा तो था इनके अंदर में।
और राजस्थान का ये शाकंभरी चौहान जो थे शाकंभरी से आए थे राजस्थान के सांभर जहाँ का नमक मशहूर है, जहाँ नमक अभी भी बनाया जाता है। ये शाकंभरी के चौहानों का राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा ये दिल्ली की और ये दिल्ली के चारों तरफ और दिल्ली के आसपास का सारा इलाका ये पूरा यमुना और यमुना के पार हिंडन वगैरह तक तो सब ये चौहानों का था। और उस पार था गढ़वालों का जी गढ़वाल जयचंद्र उसका राजा था और इनकी आपसी बहुत कुछ मतलब संबंध अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। तो सर पृथ्वीराज चौहान को तो माना जाता है, अगर हम दिल्ली में बात करें, कि भाई एक देवता किस्म के इंसान थे, वो हिंदू देवी देवताओं के प्रति काफी लगाव था उनका। तो उनका कोई फेवरेट मतलब देवता या ये तो बताना बहुत मुश्किल है। पृथ्वीराज रासो जो है ये इन्हीं की गाथा है, पृथ्वीराज चौहान की गाथा वो चंद वरदाई ने लिखी थी जो, लेकिन उसमें भी बाद में बहुत सारा एडिशन हुआ है, बहुत सारे उसमें जोड़ा गया है। और आमतौर पर यो मानते हैं आजकल कि जिस रूप में पृथ्वीराज रासो मिलता है वो 15वीं-16वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। उसका जो बीज रूप जो मेन पार्ट होगा वो तो पुराना हो सकता है, लेकिन जिस रूप में आज है वो 15वीं-16वीं शताब्दी में तब उसमें एडिशन होते रहे उसमें जी। तो सर जब पुराने किला की खुदाई वगैरह हुई थी तो इसके होने के कुछ सबूत मिले हैं, मतलब कुछ? वो मैंने बताया ना कि इंद्रप्रस्थ उस गांव को जहाँ आजकल पुराना किला है इंद्रपथ कहते थे। पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी इंद्रपथ गांव लिखा रहता है उसको। वो ही पुराना किला है। नीचे जो सबसे पुरानी जो चीजें मिली वो 500 ईसा पूर्व से पुरानी नहीं है। तो इसलिए महाभारत से उसको जोड़ना फिलहाल गलत है। गलत तो नहीं है, लेकिन ये है कि महाभारत का वो हिस्सा लगता है बाद में जोड़ा गया कहीं, जब ये बस चुका था, ये पूरा लोग भूल चुके थे कब बस आई। हो सकता है मौर्य काल के समय के आसपास, मौर्य और शुंगों के समय, यानी कि 3वीं और 2वीं सदी ईसा पूर्व, वो हिस्सा लगता महाभारत में इंद्रप्रस्थ वाला जोड़ा गया। तो सर अभी जब हम देखें कि अगर हिंदू काल का देखें तो यहाँ पे आयरन पिलर्स जो है, आयरन पिलर्स हैं बहुत सारे, वो मौजूद है। तो कहा जाता है कि चित्रगुप्त द ग्रेट जब उस टाइम आए थे वो दिल्ली में इनको लेके आए थे। इसके बारे में सर ऐसा है, फिलहाल वो कहीं से लाके यहाँ लगाया गया ऐसा लगता है। गुप्त काल के कोई अवशेष उस स्थान पर नहीं मिले जहाँ आजकल लौह स्तंभ खड़ा है। जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के कोर्टयार्ड में लगा है, ये तो जिन्होंने मॉस्क बनाई वो शायद कहीं लाए थे, यही कहीं आसपास होगा। कहाँ से लाए इसमें भी बहुत विवाद है। कोई तो उसको बताते हैं कि वो मध्य प्रदेश से कहीं ले आए थे, कोई कहता है कि वो हिमाचल की तरफ से ले आए थे, लेकिन अभी तक पता नहीं है कहाँ से। इतना जरूर है एक चंद्र नाम के राजा का जिक्र है, और जो लिखावट है वो गुप्त लिपि में है, गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि में है। और उसमें जो चंद्र है एक बहुत बड़ा विजेता के रूप में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी हम जानते हैं, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। वो बहुत बहादुर था, उसको सब जानते हैं। उसने अपने राज्य का काफी विस्तार किया था अपने दादा की तरह। उसमें एक शब्द आता बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीर्थवा सप्त मुखान ये सिंधोर्जिता वालिका, जिसने सिंधु नदी के 7 मुहानों को जीतकर पूरे वाहिक देश उसका पंजाब को कहते हैं, पूरा पंजाब जीत लिया था। तो एक तो लिपि के आधार पर चंद्र के नाम से कि वैसे तो उसको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते थे, जो समुद्रगुप्त का बेटा था, उससे जोड़ा जाता है और ये काफी सत्य के करीब है। जी सर। सर जब हम अशोका की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई अशोका का जो राज्य था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और उसके साथ साथ अशोका के जो पिलर थे या फिर जो खंडर थे वो भी वहां पर मौजूद है अभी भी। नहीं, जो ये है अशोक का
अशोक के काल में तो ये अंदर था ही। अशोक का काल, अशोक का तो जैसे आपने कहा अफगानिस्तान तक, हेरात तक था। हाँ, एरिया, एराकोशिया, गैडोशिया, पेनिनसुला है, ये 4 स्टेट्स वो ग्रीक सिलूकस नाइकेटर ने अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। हेरात से लेकर, हेरात का हिस्सा, काबुल का हिस्सा, और ये बलूचिस्तान का हिस्सा, मकरान का हिस्सा, और ये जिसे अराकोशिया का वो जो कंधार का हिस्सा, कंधार का, ये सारा एरिया था। ये मौर्यों के अंदर था, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शन काबुल और कंधार सब जगह मिलते हैं। यहाँ तक कि जैसे जाता उसके इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी में है, लेकिन जो ये पश्चिम उत्तरी है वहाँ खरोष्टी में मिलते हैं। और ये कंधार वगैरह के कुछ इंस्क्रिप्शन उसके ग्रीक भाषा और ग्रीक स्क्रिप्ट में भी हैं, और अरामाइक भाषा और अरामाइक स्क्रिप्ट में भी हैं। तो ये निसंदेह है जो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से लेके आगे तक, उत्तरी कर्नाटक तक उनका राज्य था, उधर बंगाल तक था, वो सत्य है। और उसका एक बड़ा अच्छा प्रमाण ये भी मिलता है कि श्रीनिवासपुरी में एक चट्टान में अशोक का एक माइनर रॉक एडिक्ट मिलता है, आज भी है श्रीनिवासपुरी में। हाँ, तो निसंदेह ये तो मौर्य साम्राज्य के अंदर था ही। तो सर इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि उस टाइम इंडिया का जो विस्तार था, भारत का जो विस्तार था, वो काफी बहुत ही ज्यादा विस्तृत था? मौर्य पीरियड में तो बहुत विस्तार हुआ था। उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र पूरा, मध्य प्रदेश, और जितने अब बंगाल, और ये अभी जितने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, कश्मीर, गंधार यानी काबुल वगैरह, ये सब तो सब मौर्य के अंदर थे। अफगानिस्तान तक इतना बड़ा साम्राज्य फिर कभी किसी का नहीं हुआ, न गुप्तों का हुआ न मुगलों का हुआ। सबसे बड़ा साम्राज्य उनका था मौर्य। हाँ, गुप्तों से भी बड़ा, मौर्यों से भी, वो मुगलों से भी बड़ा। ठीक है। तो सर जो अभी अब अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तो उस टाइम के कुछ, जब ये जो आपने मस्जिद का नाम लिया कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क, तो उसके आसपास कुछ मंदिरों के अवशेष मिले हैं? अवशेष तो अभी भी मिलते हैं, लेकिन मुश्किल ये है, देखिए एक कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो नया मजहब आया इस्लाम, ये बुत परस्ती के बिल्कुल खिलाफ था। वो हराम है बुत परस्ती। तो इन्होंने यही नहीं, जहाँ कहीं भी थे, उस समय के उत्तर भारत के अधिकांश मंदिरों को तोड़ डाला गया। तो उसमें, और दिल्ली चूंकि उनकी कैपिटल बनी, तो यहाँ तो बिल्कुल नेस्त नाबूद कर ही दिया है। और इक्का दुक्का भी खुदाई में ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पढ़े लिखे, ये वो। और अशोक के जो 2 कॉलम यहाँ मिलते हैं, फिरोजशाह कोटला में, और दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रिज है वहाँ। एक्चुअली वो एक तो मेरठ से लाया गया है, फिरोजशाह तुगलक लाया था उसको। अच्छा। और दूसरा टोपरा नाम की हरियाणा में एक जगह है, टोपरा है, वो जगाधरी के जगाधरी जिले में, यमुनानगर, वहाँ से लाया गया था, पानी के रास्ते लाए थे। उसका जिक्र बड़ा सुंदर मिलता है वो समकालीन पुस्तकों में। तो सर इस टाइम पे कोई मंदिर सर्वाइव्ड हुआ था, मतलब कोई बच गया हो? जैसे कि कई बार होता है ना कि हमने इतने सारे तोड़ दिए फिर भी कोई बच गया। नहीं, ऐसे कुछ नहीं बचा। कुछ प्राचीन शायद हो सकता मान्यताएं रही हुई, इसीलिए आके कालका जी मंदिर वगैरह बाद में मराठों के समय वगैरह के मंदिर हैं ये। कुछ स्थान में अब दोबारा, क्योंकि इस्लाम के अंदर आप दोबारा मंदिर नहीं बना सकते थे, आपको इजाजत नहीं थी, तोड़ने के बाद दोबारा आप उन्हें नहीं बना सकते थे। लेकिन कुछ जगहों की आस्था बनी रहती है। शायद लोग गाहे को उस समय में जाके यूं ही पूजा कराते होंगे, किसी पत्थर को रख के पूजा कर लिया, तो शायद इसीलिए कालका मंदिर बना जी। और 11 भैरवों के छोटे मंदिर बने दिल्ली के चारों तरफ। एक भैरव मंदिर पुराने किले के पास है, और एक भैरव का यहाँ जंतर मंतर के पास है। तो ये इस ढंग से वो कहते हैं कि पूरी दिल्ली के सीमा में थे।